Hello guys, what's up? This is Yamit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So दोस्तों, in this video we are going to do a super rapid revision of income from house property. Now अभी मैंने already residential status पे एक बहुत detailed video बनाया है and 35 मिनट्स में पूरा residential status हम लोग ने खत्म कर दिया है in one page. तो please एक बार वो देख लेना and we are going to do a revision for all the chapters of direct tax. So this is going to be applicable for inter CS CSCA में कोई भी देख सकता है. चलो, and if you are new to this channel, please don't forget to hit a subscribe button. एक छोटा सा subscribe button दबा देना और बाजू उसके नीचे एक छोटा सा like का बटन होगा वो भी दबा देना because this entire page is going to be super duper beneficial for you if you are aiming for inter DTIDT and final IDT only. Let's start with house property. हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन बात करता है सेक्शन नंबर 22. सेक्शन नंबर 22 में तीन कंडीशन लिखा है. मतलब इफ यू आर हैविंग एनी इनकम फ्रॉम रेंट, ठीक है, तो वो रेंटल इनकम मेरे हाथ में कभी टैक्सेबल हो जाएगा. तीन कंडीशंस दिखने हैं. सबसे पहला कंडीशन, देयर हैज टू बी अ हाउस प्रॉपर्टी. आई शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड आई शुड नॉट बी यूजिंग दैट हाउस प्रॉपर्टी फॉर माई बिजनेस और प्रोफेशन. परफेक्ट. देन इन दैट केस अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो जो भी रेंटल इनकम मिला है दैट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नाउ एक एक चीज समझते हैं. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी? देखते हैं. देखो, इफ यू रीड द एक्ट तो एक्ट में हाउस प्रॉपर्टी को किधर भी डिफाइन नहीं किया है, राइट. बट देर आर सर्टन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, मतलब जो केस लॉज होते हैं उसके हिसाब से समझता है कि एनी लैंड विच इज सराउंडेड बाय वॉल, मतलब एक लैंड है और वॉल से सराउंडेड है, वो क्या बन गया? हाउस प्रॉपर्टी बन गया. एक बिल्डिंग है, उसके आजू बाजू के एरिया जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे. उसके बाद ये जो नीचे के नोट्स है ना, ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है. मैं तुम लोगों को एक स्पेसिफिक चीज इधर मार्क करके दूंगा, तो प्लीज एक बार वो अच्छे से दिखना. देखो, बिल्डिंग इंक्लूड्स रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल पर्पस. ऐसा नहीं कि सिर्फ रेजिडेंशियल होता है, बिकॉज हम लोगों को लगता है कि यार हाउस प्रॉपर्टी है मतलब रेजिडेंशियल का ही बात कर रहे हैं. नहीं, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी बात करता है. सो अगर मेरे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है एंड इफ आई गिव इट ऑन रेंट, जो भी पैसा मिलेगा दैट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नंबर वन. नंबर टू बात करता है वेकेंट लैंड जो होता है ना, वेकेंट लैंड ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है. वेकेंट लैंड ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है. अगर कौन सा ऐसा बिल्डिंग है जो डिमोलिश्ड है, रूइंड है, इनकम्प्लीट है, जब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो बिल्डिंग बनता नहीं है ना, तब तक वो हाउस प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट नहीं होगा. तो जो भी अगर वो, सर तो भी मैंने रेंट पे दिया है, अच्छा रेंट पे दिया है ना, तो वो आईएफओएस करके टैक्स होगा. तो ये क्या करूंगा मालूम है? ये मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करूंगा और तुम लोगों को बताऊंगा कि भाई इससे जो भी इनकम आएगा ना, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं, आईएफओएस के अंदर टैक्स हो जाएगा. मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है. प्लीज इस पे मार्क करके रखना, बिकॉज ये ऐसा पॉइंट है ना कि जो हम लोग इग्नोर करके जाते हैं. राइट, बन सकता है. क्वेश्चन बना भी है एमसीक्यू में, मैंने एमसीक्यू के बुकलेट में डाला भी है. ओके. उसके बाद लैंड अपर्टनेंट डेटू, मतलब एक बिल्डिंग है, आजू बाजू का लैंड जो है वो भी क्या माना जाएगा? एक हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा. ओके. तीन कंडीशंस में से फर्स्ट कंडीशन जो है वो हाउस प्रॉपर्टी, वो हम लोग ने देख लिया. सेकंड पॉइंट इज ओनर. ओनर में एकदम सिंपल बात है. देखो, ओनर का जब भी बात करता हूं ना, ओनर कैन बी सॉरी, लीगल ओनर जो ऑन पेपर है, और ही कैन बी बेनिफिशियल ओनर एज वेल. मतलब ओनर में, मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो ओनर है वो एक बेनिफिशियल ओनर भी हो सकता है और वो एक लीगल ओनर भी हो सकता है. दोनों उसमें फॉल हो जाएंगे. राइट, एकदम ओके. एक और एक एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने वो हाउस प्रॉपर्टी तुम्हें रेंट पे दिया, बराबर. वॉट एवर रेंट यू विल पे मी, इट विल बी टैक्स्ड इन माई हैंड्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्यों ऐसा? बिकॉज आई हैव द हाउस प्रॉपर्टी, आई एम द ओनर एंड मैं बिजनेस के लिए यूज नहीं करता हूं. इसके वजह से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, इसके वजह से मेरे हाथ में वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स हो जाएगा. बट अगर वो सेम चीज सबलेट कर दिया, इफ यू सबलेट द सेम प्रॉपर्टी टू समबडी एल्स एंड इफ यू गेट द रेंटल इनकम, इट विल नॉट बी टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. व्हाई? बिकॉज तीनों कंडीशंस में से जो सबसे पहला कंडीशन है ना, वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा. तुम्हारा बिजनेस नहीं है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा. बट जो सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन, कौन सा सेकंड कंडीशन? हम लोग ने बात किया कि यू शुड बी द ओनर. यू आर नॉट द ओनर एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी, इट विल बी टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो हमेशा याद रखना, कभी भी सब लेटिंग होता है ना, इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड. एक नंबर सर, एक नंबर. ठीक है.
ओके, ये हम लोग ने बात किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है मालूम है? पॉइंट नंबर 3 में बोला है कि भाई यू शुड नॉट बी द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो ये इधर उन्होंने पॉइंट कवर कर दिया। मतलब क्या, अगर इफ आई हैव अ बिजनेस, इफ आई हैव अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, तो वो किधर फॉलो हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं, वो पीजीबीपी के अंदर फॉलो हो जाएगा, बिकॉज मेरा धंधा है वो लेट आउट करने का। राइट, ये तीनों कंडीशंस हम लोग ने बहुत अच्छे से इधर डिस्कस कर दिया। उसके बाद हम लोग ये जो नीचे का पार्ट है प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, हम लोग आगे के पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। बट लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन प्रॉपर्टी। देखो, फॉरेन में मेरा प्रॉपर्टी है, बराबर है। अगर वो मैंने फॉरेन का प्रॉपर्टी रेंट लेट आउट किया, देन इन दैट केस उस पे इनकम टैक्स लगेगा क्या? तो देखते हैं। अगर फॉरेन का प्रॉपर्टी मैंने लेट आउट किया, गवर्नमेंट बोल रहा है भाई तुझे उस पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वो सब चीज मान लिया। बट सर व्हाट इफ आई हैव अ हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, और वो आउटसाइड इंडिया ही मैंने रिसीव किया? ये भी बात अच्छा है कि हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रिसीव किया, मतलब कैन आई से दैट इट इज नॉट अक्रूड इन इंडिया, इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज नॉट एन इंडियन इनकम, इट इज अ फॉरेन इनकम। बट इफ इट इज अ फॉरेन इनकम, कहने से आरओआर के लिए तो हमेशा टैक्स होने वाला है। आरओआर के लिए इंडियन इनकम हुआ फॉरेन इनकम हो, वो तो हमेशा लटकता है, उसको हमेशा टैक्स होगा। बट आरएनओआर और एनआर के लिए वो फॉरेन इनकम कभी टैक्सेबल होगा ओनली व्हेन इट विल बिकम एन इंडियन इनकम। दैट व्हेन विल दैट इनकम बी टैक्स? ओनली व्हेन इट विल बिकम एन इंडियन इनकम। इंडियन इनकम बनने के लिए दो चीज चाहिए, एक, इट शुड बी अक्रूड इन इंडिया, और इट शुड बी रिसीव्ड इन इंडिया। अक्रूड तो हो ही नहीं सकता बिकॉज प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है। तो क्या हो सकता है? रिसीव्ड इन इंडिया। तो विच मीन्स अगर वो इनकम रिसीव हुआ ना इंडिया में, तो ही वो इंडियन इनकम बन जाएगा, और जब भी वो इंडियन इनकम बनेगा ना, तभी आरएनओआर एंड एनआर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। Is everybody crystal clear with this part? Next we will go ahead with the next part, that is composite letting। जब भी एक ही मतलब घर के साथ साथ इफ मैं तुम लोगों को घर भी दे रहा हूं और फर्नीचर भी दे रहा हूं, इन दैट केस जब भी ये दो लेटिंग्स किए जाते हैं तभी उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो बेसिकली दोनों चीज एक साथ जब भी दी जाती है ना, और घर दिया उसके साथ साथ फैसिलिटी भी दिया, तो ये जो दोनों चीज मैंने बेनिफिट तुम लोगों को दिया ना, वो लेटिंग को बोलते हैं कॉम्पोजिट लेटिंग। बराबर एकदम। तो उन्होंने बात बोला कि अगर कॉम्पोजिट लेटिंग का बात किया, तो एंड व्हेन टू लेटिंग्स आर सेपरेबल, ये दो लेटिंग्स सेपरेबल हो सकते हैं। अरे भाई, दोनों लेटिंग सेपरेबल हो सकते हैं ना, तो जितना हाउस प्रॉपर्टी का कंपोनेंट है ना, वो टैक्स हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। और जो पीजीबी और जो बाकी का फैसिलिटीज और फर्नीचर का जो कंपोनेंट है ना, वो जाएगा पीजीबीपी के अंडर या आईएफओएस के अंडर। हाउस प्रॉपर्टी का कंपोनेंट विल बी टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी, बट अगर दूसरे अम्यूनिटीज का बात किया और फैसिलिटीज का बात किया, तो टैक्स हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और पीजीबीपी। सर अदर सोर्सेस तो समझ में आ गया, पीजीबीपी क्यों? देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो फर्नीचर देने का दिया मैंने तुझे, आई हैव अ बिजनेस ऑफ दैट, आई हैव अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट दैट फर्नीचर, देन इन दैट केस वो क्या हो जाएगा? पीजीबीपी के अंदर टैक्स हो जाएगा। अगर मेरा बिजनेस नहीं है, तो जो भी उसका प्रपोर्शन है वो किधर टैक्स हो जाएगा? आईएफओएस के अंदर टैक्स हो जाएगा। एकदम मस्का चस्का। ओके सर, टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल। सर टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, अगर दोनों लेटिंग सेपरेबल नहीं है ना, तो उन्होंने बोला एक काम करना, टेंशन नहीं लेने का लाइफ में। क्या करना है तुम लोगों को? पीजीबीपी या आईएफओएस इसके हिसाब से टैक्स करना है। पीजीबीपी या आईएफओएस उसके हिसाब से टैक्स करना है। फॉर एग्जांपल होटल बिजनेस में दोनों अलग अलग लेटिंग्स अलग अलग नहीं दिए जाते तुम लोगों को, इसकी वजह से वो जो भी उनको इनकम मिलता है वो पीजीबीपी और आईएफओएस के हिसाब से टैक्स होता है। अगर बिजनेस होगा तो पीजीबीपी, अदरवाइज इट विल बी आईएफओएस। एक नंबर सर, एक नंबर। ओके सर, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, हम लोगों को एनुअल वैल्यू आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देखो सबसे पहले कैसे अपना फॉर्मेट निकलता है, देखो सबसे पहले आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बराबर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से रिड्यूस करता हूं मैं म्यूनिसिपल टैक्स विच इज पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये म्यूनिसिपल टैक्स मैंने पे करना चाहिए तो ही मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। उसके बाद मैं दो चीज माइनस करता हूं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें दो चीजें, सेक्शन नंबर 24A एंड सेक्शन नंबर 24B। 24A टॉक्स अबाउट स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो 30% ऑफ एनएवी कंप्यूट होता है, और दूसरा जो है वो दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बराबर एकदम। और ये मुझे आंसर मिल जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। बट सर ये तो मुझे समझ में आ गया, बट सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएवी? जीएवी क्या होता है? जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब क्या? देखो
सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे मालूम है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब क्या, ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कंपेयर करते हैं मालूम है? एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, विच एवर इज हायर। ये क्यों किया जाता है? बिकॉज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, सो से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का एक्चुअली वो रेंट है, बराबर। मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया और तुम लोगों को बोला एक काम करना, आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रॉपर्टी एंड यू आर गोइंग टू गिव मी 1 लाख रुपीज, बराबर। बट लेट्स डू वन थिंग, यू पे मी ओनली 5,000 रुपीज इन व्हाइट, व्हाइट में सिर्फ 5,000 रुपए पे करना और 95,000 ब्लैक में पे करना। सो इन दिस केस मैं व्हाइट में कितना दिखा रहा हूं? 5,000 रुपीज। सो कहने से एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज 5,000। तो अगर सिर्फ इतना टैक्सेबल होता तो लोग तो ऐसे ही करते सब लोग। इसके वजह से उन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, वी हैव टू कंसिडर दिस एज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और वर्थ ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विच एवर इज हायर। So 5,000 rupees and worth will be 1 lakh, whichever is higher comes to 1 lakh. So government बोल रहा है भाई तू भले 1 लाख 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करता हो, बट वी आर गोइंग टू टैक्स इट एट 1 लाख रुपीज, बिकॉज ये प्रॉपर्टी की औकात तो 1 लाख की है। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। देखो एक्सपेक्टेड रेंट होता क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट होता क्या है, तो एकदम सिंपल बात, एम एफ एस। एम एफ एस, एम मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू, एफ मतलब फेयर रेंट एंड एस मतलब स्टैंडर्ड रेंट। एकदम मस्त, ओके। सबसे पहले क्या निकल रहे हैं हम? एक्सपेक्टेड रेंट निकल रहे हैं, बराबर। सबसे पहला स्टेप इज एम और एफ विच एवर इज हायर, मुझे कुछ आंसर मिलेगा, इसको मैं ए बोलता हूं, बराबर। ये आई एम गोइंग टू कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट, उसको मैं बी बोलता हूं। सो जो ए मिलेगा और बी मिलेगा, विच एवर इज लोअर करूंगा, विच एवर इज लोअर करूंगा, एंड दिस इज माई एक्सपेक्टेड रेंट, this is my expected rent. MFS का M और F whichever is higher, I will get one figure, I will compare that with standard rent, whichever is lower, I will get the expected rent. और expected rent लूंगा और actual rent लूंगा, actual rent received rather, whichever is higher करूंगा, then I will get the figure for GAV. I will get the figure for GAV. I hope you are understanding this. परफेक्ट, ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। मतलब अभी देखो इधर मैंने ना क्यूआर कोड डाल के रखा है। नाउ इन केस अभी ये अपने बुक में है रैपिडर 2.0 में, रैपिडर में तुम लोगों को ऐसे बहुत सारे जगह पे क्यूआर कोड्स मिलेंगे। नाउ इफ यू जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड, तुम लोग भी इधर कर सकते हो, इफ यू जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड, देन इन दैट केस यू विल बी रीडायरेक्टेड टू वन वीडियो विच विल बी टॉकिंग अबाउट दीज सिचुएशंस, राइट। एंड मतलब हाँ मैं थोड़ा प्रमोशन कर ही रहा हूँ ऐसे तुम लोग बोल सकते हो ऐसे, बट जेन्युइनली जो प्रमोशन कर रहा हूँ दैट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली, दैट्स व्हाई आई एम नॉट हेजिटेटिंग टू प्रमोट, इट इज गोइंग टू बी अ गुड बेनिफिट फॉर यू इफ यू वांट टू परचेज, देन इन दैट केस इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, एक बार आप देख सकते हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। नाउ हाउ मेनी सिचुएशंस आर देयर टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज, मतलब टू आइडेंटिफाई द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। देर आर टोटल 7 सिचुएशंस। नाउ सिचुएशंस ये मैंने बनाए हुए सिचुएशंस है, तुम लोग एग्जाम में से एज पर सिचुएशन 1 सिचुएशन 3 ऐसा नहीं लिखोगे, ठीक है। तुम लोगों को याद रखने के लिए मैंने क्या किया, तुम लोगों के लिए सिचुएशन बना के रखा। सबसे पहला सिचुएशन इज प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के लिए थ्रू आउट प्रॉपर्टी लेट आउट करके रखा है। तो आंसर सिंपल है, अगर प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट करके रखा है ना दोस्त, देन इन दैट केस एकदम सिंपल आंसर जो हम लोग ने अभी तक किया वही हम लोगों को फॉलो करना है। इसका मतलब क्या, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर। नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेंट मतलब क्या, हम लोग ने देखा एम एफ एस, एम और एफ विच एवर इज हायर एंड दिस विच एवर इज लोअर, बराबर, एकदम सिंपल। सिचुएशन 2 इज अ बिट ट्रिकी, तो प्लीज ध्यान ध्यान देना इधर। वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड इट वाज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मैं एक एग्जांपल से तुम लोगों को पूरा का पूरा सिचुएशन समझाता हूं, प्लीज इधर ध्यान देना, प्लीज इधर ध्यान देना। अभी प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट किया है, ये लेट आउट प्रॉपर्टी है एंड लेट आउट फॉर हाउ मेनी ईयर, हाउ मेनी मंथ्स, लेट आउट फॉर 10 months and it is vacant, vacant, vacant मतलब
भूत 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 वेकेंट मतलब क्या, उसके बाद कोई भी नहीं रह रहा। एंड देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन व्हाई आई डिड दिस, आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स। वेकेंट के केस में क्या होता है, वेकेंट कितने हैं, 2 महीने। अभी कितने पैसे के लिए, मतलब कितने अमाउंट के लिए मैंने लेट आउट किया है, 10,000 रुपीज पर मंथ, बराबर एकदम। मुझे बताओ कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, सॉरी, जीएवी कैसे निकालते हैं। जीएवी निकालने के लिए हम लोगों को लगता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर, बराबर एकदम। अभी हो क्या रहा है मालूम है, अभी मैं बोल रहा हूं कि मुझे मेरा एक्चुअल रेंट कम्स टू 1 लाख, और गवर्नमेंट इज सेइंग कि अरे क्या कुछ भी बात करता है, 1 लाख नहीं, ये तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट 1,50,000 नहीं, इसको पकड़ो पहले, इसको पकड़ो, गलत कर रहा है, 15,000 कम पे कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, मैं 15,000 कम पे नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट बोल रहा है सामने सामने दिख रहा है मुझे इधर, तेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 1 लाख रुपीज है, कैसे आया, 10,000 इंटू 10, और एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया, 1,50,000। नाउ समझो बात को, एक्सपेक्टेड रेंट विल बी फॉर द एंटायर ईयर, एंड मेरा जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है ना, रिसीव्ड है ना, दैट इज फॉर ओनली 10 मंथ्स। तो भी गवर्नमेंट मुझे आके बोलता है कि 15,000 तूने कम पे किया है। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, करना है तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन मतलब एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का है। एक काम करते हैं, अगर मैं 12 के 12 महीना, इफ आई एम लेटिंग आउट माई प्रॉपर्टी फॉर ऑल द 12 मंथ्स, कैन आई से माई टोटल एक्चुअल रेंट वुड हैव बीन 1,20,000 एवरीबडी? Can I say that if I'm letting out those 2 months as well, and letting out for all the 12 months, my actual rent received will be 1,20,000 and not 1 लाख रुपीज? तो तभी आप बोलते क्या कि 1,15,000 पे टैक्स करो, तभी तो आप बराबर बोलते हैं ना 1,20,000 पे करो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको जो लग रहा है मैं 15,000 का कुछ झोल कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ झोल, दैट 15,000 इज लेस बिकॉज आई हैव नॉट लेट आउट दैट प्रॉपर्टी फॉर 2 मंथ्स। और अगर प्रॉपर्टी 2 महीना लेट आउट किया ना, इट इज क्रॉसिंग द एक्सपेक्टेड रेंट, विच मींस पर मंथ जो रेंट में चार्ज कर रहा हूं ना, वो चार्ज एकदम परफेक्ट कर रहा हूं, इसमें कुछ भी दोस्त प्रॉब्लम इसमें नहीं है। Understanding, and that's why it is wrong to use expected rent over actual rent received when there is a property which is vacant for some part of the year. So can I say that my actual rent received is lower than expected rent, my actual rent received is lower than expected rent due to vacancy? Due to vacancy? Yes, absolutely right, because vacancy नहीं होता तो expected rent में क्रॉस करता। अगर ऐसा सिचुएशन है ना, तो GAV इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कंसिडर करेंगे, बस बात खत्म। अंडरस्टैंडिंग, पक्का एकदम। ओके, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। एक्सपेक्टेड रेंट समझ 1,50,000 है। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि ये अरे 50,000 रुपया ना, ये 50,000 रुपया मेरे वजह से, मतलब वो मैंने झोल नहीं किया है, वो 2 महीना रेंट पे नहीं दिया ना, इसके वजह से हुआ है। गवर्नमेंट यार सट करके मारा, उन्होंने बोला कि भाई 2 महीना तू रेंट पे भी दिया ना, अगर 2 महीना रेंट पे भी दिया ना, तो योर एक्चुअल रेंट वुड हैव बीन ओनली 1,20,000। तो भी तू 30,000 का तो झोल कर रहा है ना, तो भी 30,000 का झोल कर रहा है ना, 120 बन जाता, पर एक्सपेक्टेड तो 150 है। और इसके वजह से कैन आई से योर एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट, नॉट ड्यू टू वेकेंसी। और इसके वजह से माई GAV इन दिस केस विल बी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर, विच विल बी माई एक्सपेक्टेड। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर समझा होगा, लाइक नहीं किया हो तो भाई देखना, भगवान दिख रहा है, भगवान देख रहा है। ओके, तो ये तेरा बात हुआ सिचुएशन 2 का। आई होप दैट यू आर क्लियर, यू डू वन ऑफ दिस, मतलब यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सेकंड सिचुएशन एंटायरली। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बात को अच्छे से समझना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में माय GAV नहीं, NAV इज इक्वल टू 0। वापस बोल रहा हूं, इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, देन इन दैट केस NAV is equal to 0. Now, what will they do is they will give you all the irrelevant information in the question regarding municipal value, बाद में municipal tax, बाद में standard rent, fair rent। अरे भाई तेल लेने का सब कुछ, पूरा का पूरा NAV 0 आ रहा है इधर, GAV नहीं दिखना है, NAV दिखना है। तो तुम लोगों को जस्ट क्या करना है, वो चीज इग्नोर करनी है, जस्ट पूरी की पूरी चीज इग्नोर करनी है, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया होगा NAV के ऊपर के इंफॉर्मेशन का। अंडरस्टैंडिंग, NAV इज इक्वल टू 0, ठीक है।
ओके, अगर मेरे पास, समझो मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज है, इफ आई हैव 3 हाउस प्रॉपर्टीज एंड ऑल द 3 हाउस प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई अगर तुम लोगों के पास 2 के ऊपर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होंगे ना, देन इन दैट केस वी आर गोइंग, यू डिसाइड which two properties you want to consider them as self occupied properties। और जो तीसरा प्रॉपर्टी होगा ना, मतलब 2 के ऊपर जितने भी प्रॉपर्टीज है, इन आवर एग्जांपल थर्ड प्रॉपर्टी जो होगा वो हम लोग मानेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ऐसा मान लिया कि वो जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो लेट आउट कर दिया। सो अगर मैंने ये बात किया कि तीसरा प्रॉपर्टी लेट आउट कर दिया, कैन आई से दैट माई जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट? कैन आई से दैट अगर मैंने डीम लेट आउट प्रॉपर्टी कंसिडर किया, माय जीएवी विल बी एक्सपेक्टेड रेंट? सर ऐसा क्यों? अरे भाई, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में तो लेट आउट हुआ तो जीएवी कंप्यूट करूंगा, जीएवी जब भी कंप्यूट करूंगा तभी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर आएगा। तो कैन आई से एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज निल always because it is actually a self occupied property, so there will be something here, so whichever is higher will always come to expected rent। So can I make a formula and say in case of deemed to be let out property, GAV is equal to expected rent? ये अच्छे से नहीं समझाओगे तो पीछे जाके देखना, पर सिंपल बात है, ठीक है। और ये जो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज थे उसका क्या होगा, उसका माना जाएगा NAV इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? एकदम मस्त। ये मैंने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। देखो, दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज एंड प्लीज ध्यान देना, दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। दे कैन गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, और कंपनी का पॉइंट आने का फुल चांस है, इधर ताला मार के रखना बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? ओके। नो डिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ कोर्स बिकॉज एनएवी 0 है, ठीक है। सिचुएशन नंबर 4, सिचुएशन नंबर 4 इज अ वेरी सिंपल सिचुएशन। जिन्होंने उसमें बोला है कि भाई प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड इट इज ऑक्यूपाइड फॉर अदर पार्ट ऑफ द ईयर। अरे बाप रे, ये क्या हुआ सर? अभी तो ऊपर देखा था प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 10 months एंड बाकी क्या बोला है उन्होंने? ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड है भाई 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 भाई। ऊपर जो था ना वो वेकेंट था, इसलिए मैंने आवाज निकाला तो वो ऊपर था, नीचे क्या है? इट इज ऑक्यूपाइड। इन दिस केस इफ दिस इज अ सिचुएशन, अगर पार्टली इट इज लेट आउट, पार्टली इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, देन इन दैट केस सिचुएशन 4, पार्टली इट इज लेट आउट एंड पार्टली इट इज वेकेंट, सिचुएशन 2। इन दिस केस एकदम सिंपल चीज करने का, सिंपल चीज एकदम करने का क्या, सीधा एक्सपेक्टेड रेंट ले लो और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ले लो, विच एवर इज हायर। खेल खत्म। जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विल बी फॉर 10 months, एक्सपेक्टेड रेंट विल बी फॉर 12 months। ये सीधा प्लेन वनीला केस, कुछ भी इधर उधर देखने का नहीं, सीधा एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर करना। अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम? दिस इज अ सिचुएशन 4। सर सिचुएशन 1 क्या था? सिचुएशन 1 क्या था? मेरे साथ रिपीट करना। सिचुएशन 1 वाज द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर द एंटायर ईयर। Second situation was partly it was let out, partly it is vacant. तीसरा, it is self occupied। any two properties will be considered as self occupied properties, और जो second के ऊपर जितने properties है those will be considered as deemed to be let out properties, deemed to be let out properties। situation 4 है property let out for some period and ऑक्यूपाइड फॉर रेस्ट ऑफ द पीरियड, देन इन दैट केस समझना बात को, अगर वो ऑक्यूपाई किया होगा ना, सीधा सीधा चीज करने का, ये भी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज हायर। खेल खत्म। उसके बाद हम लोगों ने सिचुएशन 5 देखा था, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। एनी टू हाउस प्रॉपर्टीज विल बी ट्रीटेड एज एसओपीज एंड जिसका एनएवी विल बी 0, बट जो अदर प्रॉपर्टीज है मोर देन 2 विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज, और उसका जीएवी कितना माना जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। एकदम मस्त का चस्का। ओके, ध्यान देना, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं तो प्लीज ध्यान देना सिचुएशन नंबर 6 पे। सिचुएशन नंबर 6 टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब ये बिल्डर्स पे बेसिकली ये पॉइंट डाला है। उन्होंने बोला है कि भाई तेरा बिल्डर, तू बिल्डर है, तू बिल्डर, तू बिल्डर, बिल्डर इधर 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 इधर, तू बिल्डर है ना? हाँ इधर इधर। अगर जैसे तेरा प्रॉपर्टी बन जाएगा ना, जैसे तेरा पूरा का पूरा बिल्डिंग बन जाएगा ना, तब तक हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे।
तू बेच नहीं बेच चल जाएगा। बट एक बार तेरा बिल्डिंग बन गया ना, बिल्डिंग बनने के बाद भाई तूने बेचना चाहिए। अगर तूने नहीं बेचा ना दोस्त, तो हम लोग जितने तूने फ्लैट्स नहीं बेचे ना, वो सब क्या मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। मैंने बोला क्या बोल रहा है सर? नाउ फॉर एग्जांपल देयर आर 5 प्रॉपर्टीज, एवरीबॉडी विल पे अटमोस्ट अटेंशन हियर। 1 2 3 4 एंड 5, इतने में प्रॉपर्टीज बना रहा हूं। जब तक मैं प्रॉपर्टी बना नहीं रहा हूं ना, तब तक तो वो हाउस प्रॉपर्टी है नहीं। बराबर, हमने देखा था इनकम्प्लीट डिमोलिश्ड। मेरा प्रॉपर्टीज बन गए सब, मैं रियल एस्टेट बिल्डर हूं और मैं बेचता हूं। मैंने 5 प्रॉपर्टीज बना दिए, 5 फ्लोर है, 5 प्रॉपर्टीज है। गवर्नमेंट ने मुझे बोल के रखा है कि भाई ये जो तेरे 5 प्रॉपर्टीज है तूने वो बेचने चाहिए। मैंने बोला कि सर ये तो सब्जी थोड़ी है कि बन गए और बिक गए। अरे तो बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे टाइम लगेगा। गवर्नमेंट ने बोला 2 साल देता हूं मैं तुझे, 2 साल। अगर तूने विद इन 2 इयर्स बेचे नहीं, if you sell these house, you should sell these house properties, or if you are not selling, at least give them house properties on rent। तू रेंट पे चढ़ा या सेल कर, हम लोग को मालूम है, पर वेकेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बायर नहीं मिला। कितना कितना साल दिया? 2 साल। मैं बहुत डिटेल में करूंगा डिस्कस, पर 2 साल के अंदर अंदर बिल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इधर यू सेल दीज प्रॉपर्टीज और यू गिव दीज प्रॉपर्टीज ऑन रेंट। सो विद इन 2 years आई कुड मैनेज टू सेल 1, सेल 2 एंड सेल 3, 3 प्रॉपर्टी सेल कर दी, और तीसरा प्रॉपर्टी समझो लेट आउट कर दिया। कौन से प्रॉपर्टीज का मैं सेल भी नहीं कर पाया और लेट आउट भी नहीं कर पाया? पॉइंट अपना प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 5। कितने साल में? 2 साल में, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड। 2 इयर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, विद इन 2 इयर्स मुझे ये सब करना चाहिए, सेल करना चाहिए या लेट आउट करना चाहिए। मैंने ये 2 साल में इतना तो मैनेज कर किया, पर 4 एंड 5 मेरा मैनेज नहीं हुआ। देन इन दैट केस ये जो 4 एंड 5 है, ये क्या माना जाएगा मालूम है? डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। और तुम लोग ही मुझे बताओ इसका जीएवी क्या माना जाएगा? मैं इधर 2 मिनट रुकता हूं, उसके बाद तुम लोग जो सोचो और उसके बाद मुझे बताओ। सर 2 साल कब से स्टार्ट होगा? देखो, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर बात करता हूँ, सीसी जो रिसीव होने का बात है, ये है फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023। सीसी रिसीव हुआ ऑन 7/7/2023। क्या मिला मुझे? सीसी मिला। सीसी जैसे मिलेगा ना दोस्त, वो पूरा फाइनेंशियल ईयर पहले कंप्लीट कर। वो पहले पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर। कभी होता है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट? इट हैपेंस ऑन 31st of March 24। सो 31st of March 24 से आगे 2 साल, 31st of March 24 से आगे 2 साल, तो कहने से 31st of March 2026 तक मैंने क्या करना चाहिए? ये प्रॉपर्टीज इधर सेल करना चाहिए या लेट आउट करना चाहिए। अगर मैंने ये साल में अगर प्रॉपर्टीज सेल कर दिए, तो कहने से फॉर दिस पीरियड, और रादर फ्रॉम दिस, फॉर दिस पीरियड, फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज अगर कुछ नहीं किया होगा, तो एनएवी इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया होगा तो भी एनएवी इज इक्वल टू 0। बराबर, अज्यूम करते कुछ नहीं किया, कौन सी प्रॉपर्टी है, एनएवी 0 आ जाएगा। ओके, समझो कि मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज बाद में बेच दिया, कहने से 31/3/26 के बाद 4 एंड 5 विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज। एंड व्हाट विल बी द जीएवी? जीएवी इज इक्वल टू एक्स। एक नंबर सर, एक नंबर का क्लैरिटी आ गया, एक नंबर का। सो 2 years will start from 2 years will start from the end of the financial year in which CC is received. End of the financial year in which CC is received. Understanding everybody? Okay, आगे बढ़ते हैं with the next part, that is property when the portion is let out and portion is self occupied। इसका मतलब ये है कि इधर एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है उसमें 2 हिस्से हैं। दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दिस इज लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, मतलब क्या एक प्रॉपर्टी एक ही है भाई, प्रॉपर्टी एक ही है, उससे आधा जो है वो लेट आउट कर दिया, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया। ये 50%, ये 50%। मैं तुम लोगों को बताऊं, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, ये जो 50% प्रॉपर्टी है ना, उसका तुम लोग कंप्यूटेशन अलग करोगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट कंप्यूटेशन फॉर एसओपी, जिसमें एनएवी इज इक्वल टू 0। बराबर, एंड ये एलओपी है ना, उसका कंप्यूटेशन अलग से करोगे। Make two separate computations. Situation 7 does not tell you how to compute. Situation 7 just tells you कि तुम लोगों को 2 कंप्यूटेशंस करने हैं। नाउ समझो बात को, एसओपी के लिए कंप्यूटेशन के लिए कौन सा हम लोग सिचुएशन देखते हैं? कहने से हम लोग सिचुएशन 2 देखते हैं एसओपी के लिए, एवरीबॉडी।
बराबर। तो वो सिचुएशन 2 यूज करके एसओपी के केस में एनएवी इज इक्वल टू 0 आएगा। और एलओपी के केस में हम लोग जो भी सिचुएशन यूज करेंगे, मतलब सिचुएशन 1 हो सकता है थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर होगा, तो सिचुएशन 2 हो सकता है कि ये जो हिस्सा है वो पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट होगा, तो सिचुएशन 4 यूज करेंगे अगर ये पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सिचुएशन 4 यूज करेंगे। नाउ पर जो भी कंप्यूटेशन करेंगे ना, मतलब जो एक्सपेक्टेड रेंट का कंप्यूटेशन होगा, तो इधर क्या आएगा, इधर सिचुएशन 1 विल बी यूज्ड और 2 विल बी यूज्ड और 4 विल बी यूज्ड। तो जो भी जिधर भी कंप्यूटेशन करोगे ना, तभी याद रखना हमेशा, ऑलवेज बाइफरकेट योर एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब म्यूनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स बाइफरकेट करना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बाइफरकेट करना, सब कुछ बाइफरकेट करना, एंड यू विल गेट द फाइनल फिगर फॉर एसओपी एंड एलओपी। प्लीज सब लोग बाइफरकेट करना सब कुछ। एंड इतना ही बात करता है सिचुएशन नंबर 7। एक बार तुम लोग पॉज करके तुम लोग जो भी नोट्स यूज कर रहे हो, तुम लोग देख सकते हो एग्जैक्टली सेम चीज लिखा है इसमें, एग्जैक्टली सेम चीज। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लोकल अथॉरिटीज, मतलब टैक्सेस विच आर लेविड बाय लोकल अथॉरिटीज। समझो बात को, म्यूनिसिपल टैक्स जो होता है, म्यूनिसिपल टैक्स कभी कभी वो बताते नहीं है क्या है म्यूनिसिपल टैक्स, पर तुम लोगों को समझना है म्यूनिसिपल टैक्स मतलब फायर टैक्स, वाटर टैक्स एक्सेट्रा लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी। फायर टैक्स, वाटर टैक्स, ये क्या कौन चार्ज करता है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ही चार्ज करते हैं, बराबर है। तो सीवरेज टैक्स कभी कभी बोलते हैं, तो जो जो म्यूनिसिपैलिटी चार्ज करती है ना, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। हाउ टू कंप्यूट परसेंटेज ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। एक चीज याद रखना, म्यूनिसिपल टैक्स में एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, म्यूनिसिपल टैक्स शुड बी पेड। एक चीज है, अक्रूवल बेसिस पे मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, और ये जो पेड है ना, बाय द असेसी होना चाहिए, बाय द असेसी ही होना चाहिए। जिसके हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन कर रहा हूं, उसने पे करना चाहिए, और असेसी ने ही पे करना चाहिए, मैंने ही पे करना चाहिए। मेरे टेनेंट ने पे किया, मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। बात एक 100 बात की एक बात, मेरा जेब फटा, डिडक्शन मिला, मेरा जेब फटा, डिडक्शन मिला। इफ एनीबडी इज फ्रॉम साउथ इंडिया, इफ आई हैव एक्चुअली पेड, अभी ये आई कैन लिटरली ट्रांसलेट दिस, बट इफ देयर इज अ हिट टू माय पॉकेट, आई विल गेट अ डिडक्शन। वाह, क्या एकदम सोफिस्टिकेटेड है। if I get a hit to my pocket, then in that case I will get a deduction। ठीक है, इतना ही है, कुछ भी दूसरा नहीं है इसमें। ओके सर, मैंने अगर हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, मेरा हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, और आउटसाइड इंडिया हाउस प्रॉपर्टी पे मैंने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया आउटसाइड इंडिया, अभी वो थोड़ी ना मैं मुंबई के म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को पे करूंगा, वो तो आउटसाइड इंडिया पे करूंगा। क्वेश्चन ये आता है, जो आउटसाइड इंडिया मैंने पे किया है उसका मुझे डिडक्शन मिलेगा क्या? तुम लोग भी मुझे बताओ, अगर हाउस प्रॉपर्टी के इनकम, आउटसाइड इंडिया के हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आप इधर टैक्स कर सकते हो, तो उसका डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा दोस्तों, डिडक्शन मिलेगा। ओके, दूसरा, टैक्स पेड टू फॉरेन लोकल अथॉरिटी, टैक्स पेड टू फॉरेन लोकल अथॉरिटी, मैंने वही चीज बोला, तुझे डिडक्शन मिल जाएगा। सर ऐसा कभी हो सकता है क्या, टैक्स जो है एक्सीड्स माय जीएवी, मतलब म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो मेरा जीएवी एक्सीड हो रहा है, और इसके वजह से मेरा एनएवी नेगेटिव आ रहा है, मतलब जीएवी इज इक्वल टू 100 और म्यूनिसिपल टैक्स 120, मतलब हैवी म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है मालूम है? बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं 15 साल का आज म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा हूं, हो सकता है ना, 15 साल का आज म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा हूं, गवर्नमेंट इस उसका डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स पेड फॉर प्रॉपर्टीज नॉट टैक्सेबल अंडर 22, बिकॉज रिफंड ऑफ टैक्स मतलब मैंने पे किया वो वापस मुझे मिला है। एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द असेसी, अगर इफ देयर इज एन एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स, समझना एक बात को, मैंने अगर आज पिछले पीरियड का पे किया है ना, तो मुझे आज सबका डिडक्शन मिलेगा, बट मैंने अगर आज आगे का एडवांस पे किया है ना, एडवांस का मुझे ये साल में डिडक्शन नहीं मिलेगा। आज मैंने 15 साल का पे किया, आज मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे जैसे वो साल का आएगा वैसे वैसे डिडक्शन मिलेगा। बट अगर मैंने पिछले साल का ये साल में पे किया होगा ना, तो मुझे पिछले सब सालों का ये साल में मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। सो ऐसा बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिडक्शंस, डिडक्शंस में दो डिडक्शंस आते हैं, 30% ऑन एनएवी एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एवरीबॉडी नोज, अभी ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हम लोग इधर से पढ़ेंगे, और मे बी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, आई टेक एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट टू यू। सबसे पहला, लोन टेकन, 10 लाख का लोन लिया है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, ऑन 1/4/2021 फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए मैंने लोन लिया।
इंटरेस्ट पे किया 10% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट पे किया 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। इन दिस केस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहले समझना है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कभी हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कभी हुआ है, बिकॉज हम लोगों को क्या निकालना है मालूम है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन ऑन 7/7/2024। हम लोगों को हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, बिकॉज जैसे हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आइडेंटिफाई करते हैं वी विल गेट द फिगर ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ओके, नाउ इसका क्या रेलेवेंस है सर, क्यों हम लोग ये सब कर रहे हैं? देखो, ये प्री कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट होता है ना, जो भी अमाउंट आएगा, मुझे ये साल में डिडक्शन कितना मिलता है मालूम है, वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 मुझे डिडक्शन मिलेगा अपॉन 5। और जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता है ना, उसका मुझे फुल डिडक्शन मिल जाता है ये साल का। तो कैन आई से दैट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट हम लोगों को समझा और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट हम लोगों को समझा। इसका मतलब अभी आइडेंटिफाई करना है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है क्या और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है क्या। इसके पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है। बराबर, एकदम सिंपल बात है, बहुत सिंपल है, लोग फालतू का कंफ्यूज होते हैं। क्या करने का मालूम है, देखो कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कभी हुआ है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इट इज ऑन 7/7/24, स्टे ऑन 7/7/24 और पीछे मुड़ के देखो कौन सा 31 मार्च तुम लोगों को दिखता है। 7/7/24 पे खड़े रहो और पीछे मुड़ के देखो कौन सा 31 ऑफ मार्च दिखता है। सर समझ में आ गया, ये 31 ऑफ मार्च कौन सा है मालूम है, 31 ऑफ मार्च 2024। मैं तुम लोगों को बताऊं, दिस इज योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड दिस एंटायरली इज योर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। दिस इज प्री एंड दिस इज पोस्ट। अभी क्या करो मालूम है, 2021 से लेके 24 तक तूने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है ना, कितना होगा, 10 lakhs का लोन है, 10 साल तक है, मतलब 1/4/21 से लेके 31/3/31 तक 10 साल का है, बराबर। इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम। ओके, सो कैन आई से इस इनके अंदर 3 साल है, so can I say 3 years में you must have paid 30,000 का interest? So can I say I got the figure of 30,000 rupees as pre-construction interest? Yes, so pre-construction interest will be 30,000 upon 5 and जो post construction होगा, can I say ये साल भी 30,000 ही पे करूंगा, so इधर 30,000, so can I say that इधर आएगा 6,000 और इधर वही 30,000, so total मेरा interest का deduction मुझे मिलेगा 36,000। Is everybody crystal clear with this part? ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्री एंड पोस्ट का तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया और वही उन्होंने इसमें बात किया है, ऊपर जो बात किया है ना, ये स्टार्ट पीरियड क्या होगा, एंड पीरियड क्या होगा। okay. अभी देखते हैं ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का स्टार्ट पीरियड क्या है एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का स्टार्ट पीरियड क्या है। देखो हाँ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो स्टार्ट कब से होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है जब से तूने लोन लिया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, whichever is later, whichever is later, जब से तूने लोन लिया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, whichever is later। और एंड डेट क्या है मालूम है, एंड डेट प्री कंस्ट्रक्शन का इट हैज टू बी 31 ऑफ मार्च, बराबर। पोस्ट कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट डेट क्या होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट डेट is going to be and it has to be 1/4 of the financial year and end date will be loan repayment, loan repayment। I hope you are clear। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। इधर देखो एक बार, अगर मैंने लोन लिया है, अगर मैंने लोन लिया है, लोन नंबर 1 और लोन नंबर 1 लिया है कोटक से, बराबर। ये लोन का रीपेमेंट करने के लिए इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट। अगर मैंने ये प्रिंसिपल कंपोनेंट रीपे करने के लिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट रीपे करने के लिए आई टेक अनदर लोन, लोन नंबर 2 फ्रॉम HDFC और उस पे मैं इंटरेस्ट भरता हूं 30,000 का, तो विल आई गेट द डिडक्शन फॉर दिस 30,000 एज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लोन नंबर 1 लिया है, लोन नंबर 1 का प्रिंसिपल कंपोनेंट, इंटरेस्ट कंपोनेंट, सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट का अभी बात करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट के केस में आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, विल आई, ओके, उसके लिए मैंने और एक लोन लिया फ्रॉम HDFC बैंक,
इफ आई एम टेकिंग अ लोन फ्रॉम HDFC बैंक, आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, आई वांट टू आस्क यू, जो भी HDFC बैंक से लोन लिया है और उसका जो इंटरेस्ट पे किया है, विल आई गेट द डिडक्शन फॉर दैट इंटरेस्ट? द आंसर इज यस। अगर तूने लोन सेकंड लोन लिया है और सेकंड लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन चाहिए, तो देर इज अ कंडीशन, ये जो लोन लेना चाहिए वो एक प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने के लिए लेना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? तो ये 30,000 का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर बाकी किसी के लिए भी मैंने दूसरा लोन लिया होगा ना, मतलब मैंने इंटरेस्ट रीपे करने के लिए और एक लोन लिया होगा और उस पे वापस इंटरेस्ट आया HDFC का, देन इन दैट केस वो HDFC का इंटरेस्ट का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये लोन बेसिकली किसके लिए होना चाहिए? ये लोन होना चाहिए फॉर रीपेमेंट ऑफ द अर्लियर लोन्स प्रिंसिपल। अंडरस्टैंडिंग? पक्का? ओके, ये सेकंड लोन लिया समझ, फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, नॉट नॉट अलाउड, ये इंटरेस्ट का अलाउ नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? पक्का? सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट होना चाहिए। समझा ना दोस्तों? उसके बाद आगे बात करते हैं, देखो इधर। ओके, अभी आगे देखते हैं इंटरेस्ट का कंपोनेंट क्या है। इंटरेस्ट के कंपोनेंट में उन्होंने बोला है अगर ये लेट आउट प्रॉपर्टी होगा या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा। देखो, इफ इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, तो इंटरेस्ट का नो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। तुझे सब पूरे के पूरे सबका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा दोस्त, सब कुछ। तूने अगर ना 70 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया होगा ना, तो भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का। अगर मैंने एक लोन लिया है, वो लोन मैंने यूटिलाइज किया है टू परचेज द हाउस प्रॉपर्टी, और वो हाउस प्रॉपर्टी एक लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेट आउट के केस में गवर्नमेंट को भी पैसा मिलता है अपने एंड से, इसके वजह से गवर्नमेंट बोल रहा है तू इंटरेस्ट का तू जितना भी डिडक्शन है ना उतना ले ले, प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम, नो प्रॉब्लम इन दिस? ओके, सो LOP होगा, नो रिस्ट्रिक्शन। सर SOP के केस में क्या है देखेंगे। मैंने लोन लिया, मैंने प्रॉपर्टी परचेज किया, बट दैट प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट बोल रहा है भाई SOP के वजह से गवर्नमेंट को कुछ भी तुम लोग टैक्स नहीं दे रहे हो, तो और तुम लोगों को इंटरेस्ट का डिडक्शन चाहिए जो तुम लोग ने लोन लिया था उसका। हाँ, डिडक्शन चाहिए, बट गवर्नमेंट बोला ठीक है दे देंगे, पर वी विल पुट वन कैप। डिडक्शन पे पूरा का पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा, विल पुट वन कैप। व्हाट इज द कैप? देखेंगे कि वो जो लोन लिया है वो कभी लिया है। अगर लोन लिया होगा प्रायर टू 1/4/1999, 1/4/1999 के पहले, तो वो एक्विजिशन के लिए लिया होगा, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होगा, रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया होगा, एनी पर्पस, यू आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट दैट इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 रुपीज पर असेसी पर फाइनेंशियल ईयर। भाई इतना ही मिलेगा, वो एक्विजिशन का हो, दो अलग अलग लिया हो, सब मिला के 30,000, करेक्ट। बट अगर मैंने लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1/4/1999, ऑन और आफ्टर 1/4/1999, तो उसको सब बाइफर्केशन दो चीज होगा। नंबर वन, अक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होगा, मतलब कुछ नया बना रहे हो तुम लोग, अक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, देन द लिमिट फॉर इंटरेस्ट का डिडक्शन इज गोइंग टू बी 2 लाख रुपीज। क्या बात है, 2 लाख रुपीज, ये भी पर असेसी पर फाइनेंशियल ईयर है, पर असेसी पर फाइनेंशियल ईयर, ये चीज याद रखना, पर असेसी पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। इफ द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स, 2 लाख का तुझे कभी मिलेगा जब भी तेरा कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर तुझे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है ना विद इन 5 ईयर्स, तो ये जो एक्सटेंडेड बेनिफिट मिला है ना तुझे 2 लाख का, वो नहीं मिलेगा, नॉर्मल बेनिफिट ऑफ 30,000 ही मिल जाएगा। सो 2 लाख मिलने के पीछे कंडीशन क्या है? विद इन 5 ईयर्स तुम लोगों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के केस में 30,000 रुपीज इज द लिमिट। सर मैंने दो लोन लिए, एक एक्विजिशन के लिए लिया, एक रिपेयर के लिए लिया है, तो भी तुम लोगों को 230 का नहीं, सिर्फ 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ 2 लाख पर असेसी पर फाइनेंशियली। ठीक है, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तो ये किधर लिखा है सर? ये देखो, ये सब इधर मैंने लिखा है, तुम लोगों के बुक में भी ऐसे ही किधर लिखा होगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, मैं तुम लोगों को बोल देता हूं। यूजुअली हम लोग करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट इज सॉरी GAV इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, विच एवर इज हायर। नाउ ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है ना, ये क्या है सर? टोटल अमाउंट रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी दिया है 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, बराबर। तो टोटल रिसीवेबल कितना है? अब तुम लोग ने मुझे 2 महीने का प्रॉपर्टी का पैसा ही नहीं दिया, सो माइनस क्या करूंगा? 20,000, मतलब अनरियलाइज रेंट मैंने माइनस किया। द रेंट विच आई कुड नॉट रियलाइज फ्रॉम यू, विच इज एन अनरियलाइज रेंट, वो मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा, एंड आई विल गेट द फिगर ऑफ 1 लाख।
मैं तो इसीलिए ना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कब आते हैं. नाउ व्हेन कैन आई रिड्यूस दिस 20,000 इज द क्वेश्चन. व्हेन कैन आई रिड्यूस दिस 20,000 इज द क्वेश्चन. व्हेन कैन आई रिड्यूस दिस 20,000 इज द क्वेश्चन. इसके लिए टू रिड्यूस दिस 20,000 रुपीज, इसके लिए तुम लोगों को रूल नंबर 4 अप्लाई करना पड़ेगा. रूल नंबर 4 अप्लाई करना पड़ेगा और रूल नंबर 4 इधर बात करता है. अगर तूने चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाई किए तो मैं मान सकता हूं कि 20,000 रुपीज तो डिडक्ट कर सकता है. नंबर 1, जो तो हम दोनों का टेनेंसी है वो टेनेंसी बोनाफाइड है, मतलब वो जेन्युइन है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तूने ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने तुझे क्या किया मालूम है. ओके, डिफॉल्टिंग टेनेंट. ओके ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल. सबसे पहले अपने टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए. सेकंड, मैंने तुझे लात मार के बाहर निकलना चाहिए. मैंने तुझे लात मार के बाहर निकलना चाहिए बिकॉज तूने पैसा नहीं दिया भाई. बराबर, कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी. मैंने ये सब चीजें करनी चाहिए. तीसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर से लात मार के बाहर निकला और मैंने तुझे दूसरे प्रॉपर्टी में जाके जगह दे दिया. मतलब द डिफॉल्टिंग टेनेंट शुड नॉट बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी. एंड द फोर्थ वन इज आई शुड टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स अगेंस्ट यू टू रिकवर द अमाउंट. अगर ये सब चार चीज में करता हूं ना, ऐसे मान लेते हैं कि मैंने जो भी तेरे अगेंस्ट एक्शन लिया वो एक जेन्युइन एक्शन था. एंड हमारा तूने जो पे नहीं किया है 20,000, वो एक जेन्युइन नॉन पेमेंट था. अदरवाइज लोग क्या करेंगे, कैश मिलेंगे और बोल देंगे पेमेंट ही नहीं किया. तो गवर्नमेंट वाला ऐसा नहीं चलेगा. ऐसा शांत पट्टी मेरे सामने नहीं करने का 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे. बोनाफाइड टेनेंसी होना चाहिए. दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है उसको बाहर निकालना चाहिए. तीसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे घर में जाके जगह दे दिया. और चौथा, आई शुड टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम यू. मतलब मैंने नोटिस भेजना चाहिए, लीगल नोटिस, वॉट एवर इट इज. अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो मान लो कि ये जेन्युइन है और रिड्यूस 20,000 रुपीज फ्रॉम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. एंड देन यू कंपेयर दिस विद एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट. अंडरस्टैंडिंग? पक्का? ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द लास्ट पेज, दैट इज इनएडमिसिबल डिडक्शन. अभी मैंने अगर कौन सा भी लोन लिया है आउटसाइड इंडिया से, अगर मैंने लोन लिया है समझ यूके से लोन लिया, तो कैन आई से दैट आई विल मेक अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? यस. अगर मैं इसका इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो इंटरेस्ट होगा उस पे टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना है. अगर तूने इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटा, देन इन दैट केस सेक्शन नंबर 25 के अंदर इन एडमिसिबल डिडक्शंस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल करके तुझे डिडक्शन नहीं देंगे. ऑफ कोर्स मैं लोन किसके लिए लिया होगा, हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया होगा. तो जो इंटरेस्ट पे होगा उस पे टीडीएस काट के पे करो, अदरवाइज तुझे डिडक्शन नहीं देंगे इंटरेस्ट का. ठीक है. उसके बाद अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड. प्लीज इधर ध्यान देना, प्लीज इधर ध्यान देना, मैं तुम लोगों को कुछ समझा रहा हूं. ये है 1 अप्रैल 2024 और ये है 3 महीने, जैन फेब एंड मार्च. जैन फेब मार्च. जैन फेब मार्च में मैंने जो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया था उसका रेंट था 10,000 रुपीज पर मंथ. 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ, एंड यू आर माई टेनेंट. मैंने क्या तुम लोगों को बोला, फ्रॉम 1/4/2024, on 1/4/2024 I told you the rent is going to get increased by 2,000. मतलब राइज होने वाला है by 2,000. मतलब कैन आई से दैट इसमें एवरी मंथ में ₹12,000 पर मंथ रिकवर होगा. बराबर. पर मैंने बोला कि ये जो राइज हुआ है ना, ये राइज प्रोस्पेक्टिवली नहीं, रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम जैन लेंगे. रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम जैन. अभी बात बताओ, मेरा और आपका अग्रीमेंट कभी हुआ? 1/4/24 को. मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि 10,000 का 12,000 कर रहा हूं, आज से आगे नहीं, जैन से लेके अभी आगे. बट नाउ यू विल से कि सर जैन का तो पेमेंट हो गया था. तो मैं बोला हाँ मान लिया हो गया था, पर तुझे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. नाउ व्हाट विल यू से? ओके, यू विल पे मी. नाउ द पॉइंट इज, तुम लोग ने मुझे अप्रैल मंथ में 30,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया. और कैन आई से ये 30,000 रुपीज वो जो बढ़ा हुआ 30 नहीं, सॉरी 30 नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, 30,000 का तो तुम लोगों ने ऑलरेडी मुझे पेमेंट कर दिया था जैन फेब मार्च में. एक्स्ट्रा कितना मुझे देना था अभी? 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाया था. एंड नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू गिव मी 6,000 रुपीज पीछे के 3 महीने का, एंड ये अप्रैल मंथ का 12,000 रुपीज. बराबर. इसका हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल टैक्स होगा. क्वेश्चन इज ये 6,000 रुपीज जो मुझे मिला है वो कौन से मंथ में टैक्स होगा?
द आंसर इज, ये जो सबसे पहले ये बताता हूं मैं, ये जो 6,000 ना उसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ रेंट। क्या बोलते हैं? अरियर्स ऑफ रेंट। द रेंट विच आई हैड नॉट रिसीव्ड अर्लियर, आई रिसीव्ड इट नाउ। सो दिस इज नोन एज अरियर्स ऑफ रेंट, और अरियर्स ऑफ रेंट आर ऑलवेज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ अरियर्स। जो महीने में मुझे मिलेगा वही, मतलब जो साल में मुझे मिलेगा वो साल में तुझे टैक्स देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम। इसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ रेंट। नाउ ये जो अरियर्स ऑफ रेंट होगा, जो भी हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे, विल आई गेट 30% फ्लैट डिडक्शन ऑफ एनएवी, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो। मतलब 30% मैं 12,000 पे तो लगा ही लूंगा। क्वेश्चन इज 6,000 पे लगाऊंगा क्या? बिकॉज मैं टैक्स कर रहा हूं ना अरियर्स ऑफ रेंट। हमेशा ध्यान रखना 6,000 रुपीज पे भी 30% का डिडक्शन आएगा। 30% का डिडक्शन आएगा। क्यों सर? बिकॉज अगर मैं ये इधर कंप्यूट करता तो कहने, अगर इधर 12 आता तो कहने से इधर मैं 30% का डिडक्शन ले लेता। अगर मैं इधर 30% का डिडक्शन ले रहा हूं तो जब भी मुझे एक्चुअली मुझे मिल रहा है 6,000 रुपीज, डोंट यू थिंक मुझे इधर मिलना चाहिए हक का डिडक्शन? क्योंकि 6,000 पे तो मैंने 30% कभी अप्लाई किया नहीं बेनिफिट, एंड दैट्स वाई 6,000 पे हमेशा मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा कौन सा क्वेश्चन आया ना, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हुआ या मे बी अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हुआ, तो समझना अरियर्स ऑफ रेंट का हमेशा एक नीचे अलग से कंप्यूटर, सेम टेबल रखो पर टेबल में अलग से कंप्यूटेशन करना। ये तुम लोग ऊपर सब कुछ लिखा, नीचे लिखना अरियर्स ऑफ रेंट, और अरियर्स ऑफ रेंट में तुम लोग लिखना रेंट रिसीव्ड इज 6,000 माइनस 30%। इसका अलग से कंप्यूटेशन दिखाना और आउटर कॉलम में दिखाना। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ये हो गया अरियर्स। सेम चीज आता है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब क्या? जो रेंट मुझे पहले रियलाइज नहीं हुआ था, इसके वजह से मैंने उसका डिडक्शन ले लिया। अगर मैंने उसका डिडक्शन ले लिया है मतलब आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, बट हुआ क्या कि मुझे बाद में रिसीव हो गया। इफ आई हैव रिसीव्ड दिस रेंट, इफ आई हैव रिसीव्ड दिस रेंट, कैन आई से कि मुझे वापस टैक्स हो जाएगा, बराबर? तो अनरियलाइज्ड रेंट जब भी रिसीव होगा तभी मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ओके, सेकंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब देखो, इधर मैंने तुम लोगों के लिए समरी बनाया, और यही तुम लोगों के पोस्टेड पे किधर तो लिख के रखना चाहिए। तो एक हाउस प्रॉपर्टी है, दो ओनर्स हैं, चिकू एंड टिकू। चिकू एंड टिकू, ये हाउस प्रॉपर्टी क्या किया? ये हाउस प्रॉपर्टी एक लेट आउट प्रॉपर्टी है। ये हाउस प्रॉपर्टी किसको दिया मालूम है? ये हाउस प्रॉपर्टी अमित महाजन को दे दिया, और मैं उसका क्या देता हूं? रेंट देता हूं। अभी ये जो रेंट है, ये चीकू और टीकू के हाथ में कैसे टैक्स होगा? गवर्नमेंट ने बोला देखो, अगर ये एक को ओन्ड प्रॉपर्टी होगा एंड इफ इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, दो पहले से ही कंप्यूटेशन मत करना, टाइम पास मत करना। क्या करना मालूम है? पहले एक ही कंप्यूटेशन करना प्रॉपर्टी का, गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, उनके प्रपोर्शन में बाइफरकेट करना। समझ, टीकू का 50% है, टीकू का 50% है, तो क्या करना, जो माइन आंसर आएगा ना अल्टीमेटली, वो बाइफरकेट करना 50-50 में। एलओपी होगा तो ओनली वन कंप्यूटेशन, बट अगर ऑन द अदर हैंड एसओपी होगा, एसओपी होगा तो तुम लोग क्या करोगे? दो अलग अलग सेपरेट कंप्यूटेशंस करोगे, चीकू का एंड टीकू का। चीकू का सेपरेट कंप्यूटेशन किया और एसओपी होगा कहने से एनएवी इज इक्वल टू 0, एंड माइनस करूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन इज इक्वल टू 0। पर जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होगा ना, वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलग से दिखाना। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो हम लोगों को बेनिफिट मिलता है ना एलओपी एसओपी में, 2 लाख रुपीज, अगर अक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन होगा तो, रिपेयर्स होगा तो 30,000 रुपीज, ये जो बेनिफिट है 2 लाख और 30,000 एज द केस में भी, ये एक प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ये एक असेसी के लिए है। विच मीन्स चीकू और टीकू ये 2 लाख और 30,000 एज द केस में भी का बेनिफिट ले सकते हैं। 2 लाख और 2 लाख, दो, मतलब ये कहना से दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 4 लाख अगर मेरा इंटरेस्ट आता है, और 2 लाख ये पे करता है, 2 लाख टिकू पे करता है, तो दोनों को 2-2 लाख का बेनिफिट दिया है ना, इसके वजह से 2-2 लाख का दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ये एक ही बंदे का प्रॉपर्टी होता ना, तो उसको एक ही 2 लाख का बेनिफिट मिलता, पर को ओन्ड है, इसकी वजह से दोनों को 2-2 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप मतलब यू आर नॉट द ओनर, यू आर नॉट द ओनर, बट यू आर गेटिंग ट्रीटेड लाइक एन ओनर। तो ओनर जैसे ट्रीट हो रहा है, इसकी वजह से यू आर फॉलोइंग इन द डेफिनेशन ऑफ ओनर अंडर सेक्शन 22। क्या लिखा है सबसे पहले? ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तूने तेरे स्पाउस को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया,
इन दैट केस समझो बात को, वो क्या बोल रहे हैं मालूम है, अगर मैंने मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने रेंट पे दिया तो मेरे हाथ में टैक्स होगा और मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ। मेरी वाइफ कुछ कमाती नहीं है, इसके वजह से मैंने क्या किया, मैंने मेरे स्पाउस को इन एडिक्वेट कंसिडरेशन पे हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया और मेरे स्पाउस ने बाद में वो लेट आउट कर दिया। तो जो भी मेरे स्पाउस को रेंटल इनकम मिलेगा ना, दैट विल नॉट बी टैक्स्ड इन हर हैंड्स, दैट विल बी टैक्स्ड इन माय हैंड्स बिकॉज आई विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर। बट इसका एक्सेप्शन ये है, अगर मैंने वो स्पाउस को ट्रांसफर किया है ना हाउस प्रॉपर्टी, बट अगर मैंने ट्रांसफर किया है विद द रीजन अंडर एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अगर झगड़ा हुआ है तो काय का टैक्स प्लानिंग होगा रे? अगर झगड़ा हुआ है, अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हुआ है, तो डीम्ड ओनरशिप नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट इज माइनर चाइल्ड। अगर मैंने स्पाउस को किया तो अटक जाऊंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने हाउस प्रॉपर्टी लिया और माइनर चाइल्ड के हाथ में दे दिया और मैंने सोचा कि माइनर चाइल्ड के हाथ में टैक्स हो जाएगा। अरे नहीं बाबा, ये डीम्ड ओनर माना जाऊंगा मैं, द ट्रांसफरर इज डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट व्हेन द हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू माइनर मैरिड डॉटर। ये एक्चुअली हो ही नहीं सकता, एक्चुअली तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी माइनर मैरिड डॉटर को दिया है ना, तो डीम्ड ओनरशिप नहीं माना जाएगा। बट अगर नॉर्मल माइनर चाइल्ड को दिया है ना, तो डीम्ड ओनर के हिसाब से मेरे हाथ में टैक्स हो जाएगा। करेक्ट। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट मतलब क्या, देर आर बेसिकली देर आर 3 फ्लोर्स, मतलब 2 फ्लोर्स एंड 1 इज बैल्कनी। ये ब्रदर 1 का है, ये ब्रदर 2 का है, और ये उन्होंने पूरा का पूरा बिल्डिंग रेंट लेट आउट कर दिया है ना। अगर पूरा का पूरा बिल्डिंग लेट आउट किया है, तो इतना प्रोपोर्शन जो होगा ब्रदर 1 के हाथ में टैक्स होगा, इतना प्रोपोर्शन ब्रदर 2 के हाथ में टैक्स होगा। द क्वेश्चन कम, सर बैल्कनी का क्या होगा? तो बैल्कनी, कैन आई से दिस इज एन इम्पार्टेबल एस्टेट? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, ये बैल्कनी का हु यूज टू टेक केयर ऑफ द बैल्कनी? तो ब्रदर 2 यूज टू टेक केयर ऑफ द बैल्कनी, देन इन दैट केस इट विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ब्रदर 2 ओनली। तो जो हुई विल बी, जो द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात करते हैं, कभी भी याद रखना, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स होते हैं। तो ये जो फ्लैट्स है ना, ऑलवेज रिमेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द मेंबर ऑफ द फ्लैट, सॉरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द ओनर ऑफ ऑल द फ्लैट्स। एंड ये जो फ्लैट ओनर्स होते हैं, उनके पास शेयर होल्ड, दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंडिंग, सबका ओनरशिप किसके पास है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है। अभी हुआ क्या, मैं एक मेंबर हूं, ये मैं इसका मेंबर हूं, समझ, मैं इसका मेंबर हूं, मैंने वो लेट आउट कर दिया प्रॉपर्टी। लेट आउट करने के बाद क्या हुआ, मैं बोला कि भाई मेरे पास मत आना टैक्स लेने के लिए, मेरे पास मत आना टैक्स लेने के लिए, बिकॉज आई एम ओनली द मेंबर। एक्चुअली एक्चुअली कौन है ओनर? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्या तुम लोगों को लगता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सबका टैक्स भरेगा क्या? अगर सब समझो कि सब लोग ने लेट आउट किया, तो क्या सब लोग ने लेट आउट किया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथ में टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू से दैट इवन दो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द ओनर, बट स्टिल दैट मेंबर विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर। पॉइंट नंबर 4। Point number 5, person in possession of the house property under part performance of a contract। समझो कि क्या बात है कि मैंने तुम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, बराबर, मैंने तुम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, मैंने तुम लोगों को चाबी दे दिया, तुम लोग ने मुझे कैश दे दिया, ये सब कुछ डन हो गया। बट एक साइन बाकी है। एक क्या बाकी है? साइन करना बाकी है। अगर ये एक साइन करना बाकी है, इसके वजह से सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हुआ नहीं है, बाकी सब कुछ हो गया है। और तुम लोग ने क्या किया, ओनरशिप तो तुम लोगों के हाथ में ट्रांसफर हुआ नहीं था, पर मैंने चाबी दे दिया था, तुम लोग ने मुझे पैसा दे दिया था। तो व्हाट डिड यू डू? यू लेट आउट द प्रॉपर्टी टू समबडी एल्स। नाउ इन दिस केस एक्चुअली यू आर नॉट द ओनर। तो ऐसा तुम लोग बोल रहे हो गवर्नमेंट को कि सिंस यू आर नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, यू विल नॉट पे द इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट अंडर हाउस प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई सब कुछ तो हो गया था ना, सब कुछ तो हो गया था, तेरे हाथ में से सब कुछ था, चाबी भी था, तूने मुझे पैसा भी दिया था। तो even though the legally it was not transferred, but still can I say that you are the owner of the house property 99%? So that's why they said you will be considered as a house, you'll be considered as deemed owner of the house property, और जो भी रेंटल इनकम तुझे मिलेगा वो तेरे हाथ में हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्स हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5। And point number 6 is person having a right in the property by way of lease for 12 years or more। मतलब अगर मैंने तुम लोगों को कौन सा प्रॉपर्टी लीज पे दिया है फॉर 12 years और मोर, देन इन दैट केस तुम लोग क्या माने जाओगे? एक उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। मतलब मैंने तुम लोगों को अगर हाउस प्रॉपर्टी दिया है फॉर मोर देन
12 ईयर और 15 ईयर्स के लिए दिया है, और ये तुम लोग ने आगे लेट आउट कर दिया ना, और जो भी रेंटल इनकम मिलेगा वो रेंटल इनकम तेरे ही हाथ में टैक्स हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यू आर द डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। Are you understanding? So this is how we are done with the most detailed, but most detailed and the quickest revision of house property. Of course this was a bit quick, but ये quick थोड़ा सा होना ही था, because ये हम लोगों को लास्ट जब भी रिवाइज कर रहे थे तभी फटाफट हम लोगों को देखना था। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने कवर किया है। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक बटन दबाना, कमेंट करके बताना, जेन्युइन कमेंट करना कैसे लगा। I will keep on making such good content for you guys. This is Yamit Majan. I will see you in the next video. Then bye bye. See you and take care. Bye bye.